हेलो फ्रेंड्स। तो आपके लिए लेकर आए हैं हमारे परिवेश के पदार्थ का पार्ट 5 यानी पार्ट 5। तो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो इसमें पढ़ना है द्रवण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को समझते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि कोई 1 kg का ठोस है। क्या है? कोई 1 kg का ठोस है, उसके गलनांक पर, कहने का मतलब है गलनांक किसको कहते हैं? जो ठोस है वो द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो उसके गलनांक पर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, कहने का मतलब वो ठोस है, उसको हम गर्म किए तो वह गलकर किस रूप में हो गया? लिक्विड के रूप में हो गया। तो उसमें जितना ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसी को कहते हैं द्रवण की गुप्त ऊष्मा। तो आपको समझ में आया होगा द्रवण की गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं? द्रवण की गुप्त ऊष्मा किसी ठोस को उसके गलनांक पर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहेंगे? द्रवण की गुप्त ऊष्मा। तो द्रवण की गुप्त ऊष्मा को LF से सूचित करते हैं। किससे? LF यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। तो द्रवण की गुप्त ऊष्मा बराबर फॉर्मूला होता है LF बराबर H/m। क्या हुआ? H/m। LF यहां पर क्या हुआ? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या हुआ? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। H यहां पर क्या हुआ? हीट हुआ। H क्या हुआ? हीट। M क्या हुआ? यहाँ पे मास हुआ, यानी द्रव्यमान, हीट ऊष्मा मास द्रव्यमान। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H बराबर mL/F, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका परिभाषा देखते हैं। द्रवण की गुप्त ऊष्मा का परिभाषा क्या होता है? तो आपने देखा द्रवण की गुप्त ऊष्मा। तो द्रवण की गुप्त ऊष्मा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला द्रवण की गुप्त ऊष्मा यानी होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LF होता है। क्या होता है? LF बराबर क्या होता है? H/m होता है। H जहां क्या हुआ? हीट हुआ, ऊष्मा हुआ। M क्या हुआ? मास हुआ। LF क्या हुआ? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द्रवण की गुप्त ऊष्मा हुआ। तो इसका SI यूनिट पहले देखते हैं। LF का SI यूनिट, तो हीट का SI यूनिट क्या होता है? जूल। मास का, द्रव्यमान का कितना होता है? kg। इसका CGS यूनिट देखते हैं। LF का CGS यूनिट, इस LF का CGS यूनिट क्या होता है? कैलोरी प्रति ग्राम होता है। क्या होता है? कैलोरी प्रति ग्राम। क्या होता है? कैलोरी पर ग्राम। तो आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं इसके सवाल पर जाते हैं। सवाल क्या है जो कि देखते हैं। तो आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। 1 kg बर्फ को पानी में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि द्रवण की गुप्त ऊष्मा, LF क्या हुआ? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी द्रवण की गुप्त ऊष्मा को LF से सूचित करते हैं। तो बर्फ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। यानी द्रवण के गुप्त ऊष्मा कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। यहां देखते हैं 1 kg बर्फ को पानी में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो यहां पर देखते हैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यहां से हम इसको लिख सकते हैं H बराबर LFM लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कह रहा है बर्फ, तो बर्फ के द्रवण या गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। तो इसको देखते हैं पहले CGS में या CGS में SI में, जिसमें वो चेंज कर लेते हैं।
जैसे कि सीजीएस में दिया हुआ है तो सीजीएस में चेंज करके पहले सीजीएस में निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको एसआई में चेंज करेंगे। तो सीजीएस में होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, तो एलएफ दिया हुआ है 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी दिया हुआ है। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 1 केजी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1 केजी। तो इसको किस चीज में बदल लेते हैं? ग्राम में, क्योंकि जब सीजीएस में एस क्या दिया हुआ? कैलोरी पर ग्राम। क्या चीज में दिया हुआ है? कैलोरी पर ग्राम। तो इसको ग्राम में चेंज करना होगा। 1 केजी को ग्राम में चेंज करते हैं, 10 पर पावर 3 ग्राम। तो यहाँ पर कुल कितना आया? 8 गुने 10 पर पावर 4, यानी 1 जीरो यहाँ चला गया तो 10 पर पावर 4 आ गया। तो ये कितना आया? 80, कहने का मतलब 8 गुने 10 पर पावर 4 कैलोरी पर ग्राम आया। क्या आया? 8 गुने 10 पर पावर 4 कैलोरी पर ग्राम आया। अब हम इसको चेंज कर देते हैं जूल प्रति केजी में। किस चीज में चेंज कर देते हैं? जूल प्रति केजी में। तो इसको जूल प्रति केजी में कैसे चेंज करेंगे? जानते हैं हम 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.2 जूल होता है। तो इसी तरह से इतना कैलोरी में आया। तो 8 गुने 10 पर पावर 4 कैलोरी बराबर कितना ग्राम होगा? तो यहाँ पे देखते हैं 8 गुने 10 पर पावर 4 बराबर 10 पर पावर 4, तो 33.6 गुने 10 पर पावर 1 कैलोरी बराबर इतना जूल आया। कितना जूल आया? इतना। 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 33। यानी कहने का मतलब है 33.6 गुने 10 पर पावर 4 जूल आया। 1 केजी बर्फ को पानी में परिवर्तित करने के लिए कितनी आवश्यक ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो 33.6 गुने 10 पर पावर 4 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी। इतना जूल आवश्यकता होगी। कैलोरी में पूछे तो इतना कैलोरी की आवश्यकता होगी। तो इसी तरह से आप एक सवाल को दे रहे हैं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। जैसे कि हमने दे दिए यहाँ पे 1 केजी है, तो अगला क्वेश्चन में हम सिर्फ 4 ग्राम करते हैं। तो 4 ग्राम बर्फ को पानी में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की आवश्यकता क्या होगी? तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को कमेंट करना है। तो आगे देखते हैं, अभी आपने देखा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आगे देखते हैं अभी बाष्पन की गुप्त ऊष्मा देखते हैं। किसके बारे में? बाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बारे में। तो देखते हैं इसको। तो अब देखते हैं बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। किसके बारे में? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो समझते हैं बाष्पन की गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं। बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं कि 1 केजी द्रव को, 1 केजी द्रव यानी लिक्विड को उसके क्वथनांक पर, कहने का मतलब है उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जब वह गैस के रूप में, बॉइलिंग पॉइंट पर गैस के रूप में परिवर्तन होने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं? बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो आपको समझ में आया होगा बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। किसी द्रव का यानी लिक्विड का वह 1 केजी हो तो उसके क्वथनांक पर यानी गैस के रूप में परिवर्तित होने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो बाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या हुआ? इसको एलवी से सूचित करते हैं। किस चीज से? एलवी से, यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। किस चीज से सूचित करते हैं? एलवी से, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो देखते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। इसका परिभाषा हुआ
द्रव का, किसी द्रव का, तो आपको समझ में आया वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की परिभाषा हो गया। तो जानते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को सूचित करते हैं LV से, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो LV बराबर होता है H/m, H/m। यहाँ H क्या हुआ, हीट हुआ, m क्या हुआ, मास हुआ। LV का ऐसा यूनिट क्या हुआ, जूल प्रति केजी। और CGS में क्या हुआ, LV का CGS में यूनिट क्या हुआ, जूल का होता है कैलोरी, केजी का ग्राम। क्या हुआ, कैलोरी प्रति ग्राम। अब जानते हैं जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितना होता है, 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। कितना होता है, या इसी को लिखते हैं 540 कैलोरी प्रति ग्राम। तो आइए देखते हैं, इस पर एक सवाल देखते हैं। एक सवाल क्या देखते हैं, 1 केजी जल को, 1 केजी जल को गर्म करने के लिए, 1 केजी जल को गर्म करने के लिए 1 केजी जल को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा होगी, आवश्यक ऊष्मा होगी। 1 केजी जल को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा होगी। तो 1 केजी जल को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होगी, 1 केजी जल को वाष्प में या वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होगी, 1 केजी जल को वाष्प में तो 1 केजी जल को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले जाने कि LV, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। LV बराबर क्या होता है, LV बराबर होता है H/m। तो इसको हम H बराबर लिख सकते हैं LV इंटू m लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, LV इंटू m। आप जानते हैं LV यानी जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 536 या 500 कैलोरी पर ग्राम होती है। तो इसको लिख दिए, LV को लिख दिए 540। 1 केजी, हम CGS में चेंज कर रहे हैं, किसमें, CGS में। 1 केजी दिया हुआ है तो इसको ग्राम में सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। तो 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम, या इसी को हम लिख सकते हैं 10 पर पावर 3 ग्राम। तो इसको यहां लिख रहे हैं 10 पर पावर 3 लिख दिए, हो गया। यहां पर क्या हुआ, 54 गुने 10 पर पावर 54 गुने 10 पर पावर 4 किस में आया, कैलोरी में आया। इसको हम जूल में भी चेंज कर सकते हैं। तो आइए जूल में भी आपको चेंज करके दिखा रहे हैं। तो इसको जूल में चेंज करते हैं। 1 कैलोरी बराबर आप जानते हैं 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो
यहाँ पर कितना कैलोरी दिया हुआ है? 54 गुने 10⁻⁴ कैलोरी। तो कितना हो गया? 54 गुने 4.2 गुने 10⁻⁴ जूल। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? यानी 2268 है। कितना आया? कितने अंक के बाद पॉइंट? 1 अंक के बाद, गुने 10⁻⁴ जूल। तो इसको जूल में हम चेंज कर दिए। किस चीज में चेंज किए? जूल में। कैलोरी में कितना हुआ? 54 गुने 10⁻⁴ जूल। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 से हम ऊपर नीचे गुना कर दिए। नीचे में जितना जीरो रहता है उतना के बाद दशमलव बैठता है, तो 5.4 हो गया। एक और बढ़ गया तो 10⁻⁴ कैलोरी। यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 2 शून्य 1 शून्य, जिससे होगा आप डिवाइड कर सकते हैं। 10 से मानिए यहाँ पर भी कर दिए, 68 गुने 10⁻⁵ जूल हो गया। तो आपको यह समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि 1 केजी जल को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? 5.4 गुने 10⁻⁵ कैलोरी। या जूल में रहे तो 22.68 गुने 10⁻⁵ जूल। तो आगे देखते हैं विसरण के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? विसरण। विसरण यानी फ्यूजन। यानी फ्यूजन किसको कहते हैं? तो फ्यूजन के बारे में समझते हैं। तो विसरण के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? विसरण के बारे में। तो विसरण किसको कहते हैं? कहता है किसी द्रव्य। तो विसरण यानी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? कि विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव्य ये द्रव्य यानी जो द्रव्य क्या होता है? जो एक प्रकार का पदार्थ होता है। तो कहता है विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव्य का कण दूसरे द्रव्यों में मिलता है। दूसरे द्रव्यों में परस्पर क्या हो जाता है? मिल जाता है। तो उसको क्या कहेंगे? विसरण कहते हैं। द्रव्य क्या होता है? एक बार आपको बताया गया था। द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसका एक निश्चित संरचना एवं गुण होता है। जिसका एक निश्चित संरचना, एक प्रकार का पदार्थ ही है यह, लेकिन इसमें क्या होता है? एक निश्चित संरचना एवं इसका एक खास गुण होता है। उसको क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। तो विसरण क्या है? विसरण क्या है? विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव्य यानी पदार्थ, किसी पदार्थ का कण दूसरे पदार्थों में मिल जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? विसरण। जानते हैं कि समानता ठोस में क्या होता है? विसरण की प्रक्रिया होता है समानता ठोस में। जैसे 2 तरह का ठोस है। विसरण समझे कि किसी मतलब 2 द्रव्यों को परस्पर मिलता है, एक दूसरे में मिल जाता है। द्रव्य यानी पदार्थ। तो ये भी तो एक तरह का पदार्थ है। किस तरह का पदार्थ है? ठोस है। तो ठोस को हम परस्पर मिला रहे हैं तो क्या यह मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। लेकिन समानता ठोस में क्या होता है? विसरण की प्रक्रिया नहीं होती है। लेकिन जब हम तांबा और कॉपर को परस्पर एक दूसरे को हम बांधकर कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं तो क्या होता है? तांबा और जिंक के गुण एक दूसरे में चला जाता है। एक दूसरे में चला जाता है। उसी तरह से लिक्विड में देखते हैं। लिक्विड में क्या होता है? पानी है, उसमें क्या हो जाता है? अल्कोहल को मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है? परस्पर एक दूसरे में क्या हो जाता है? मिल जाता है। उसमें क्या है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है। जब इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है तो एक दूसरे में मिल जाता है। गैस, जानते हैं कि हवा गैसों का मिश्रण है। उसमें बहुत तरह गैस है। O2 है, नाइट्रोजन है, CO2 है। जल है, क्या है? जल है। जल में क्या रहता है? H2O।
और जल जब प्रदूषित हो जाता है तो उसमें क्या क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होता है तो वह विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही मिला हुआ होता है। जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो उसमें क्या होता है, विसरण प्रक्रिया द्वारा मिला होता है। जब जल दूषित हो जाता है तो देखते हैं नदी, तालाब, आहार, झील में जो जलीय जीव होते हैं उनकी जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है, जलीय जीव की मृत्यु होने लगती है। तो आइए देखते हैं विसरण के परिभाषा देखते हैं। विसरण का परिभाषा देखते हैं। विसरण क्या है? आपने देखा विसरण के बारे में, किसके बारे में? विसरण के बारे में। तो आगे समझते हैं। आज के वैज्ञानिकों ने एक नई अवस्था का खोज किया जिसको कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था को पदार्थ की चतुर्थ अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था भी कहते हैं। जो ठोस, द्रव और गैस से बिल्कुल ही भिन्न है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा अवस्था जो अत्यधिक आयनीकृत रहता है। क्या, किस रूप में रहता है? गैसीय अवस्था में अत्यधिक आयनीकृत रूप में रहता है। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा अवस्था, जो कि ठोस, द्रव और गैस से क्या है? बिल्कुल ही भिन्न है। तो देखते हैं पदार्थ की चतुर्थ अवस्था के बारे में। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। एक है पदार्थ की पंचम अवस्था। क्या है? पदार्थ की पंचम अवस्था, जो कि है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था, एक थे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस थे। क्या थे? जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने 1920 में इसके बारे में बताया। लेकिन इनसे पहले ही आइंस्टीन ने इस अवस्था के बारे में अनुमान लगाए थे, पंचम अवस्था के बारे में, यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बाद अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, पंचम अवस्था पर। तो पदार्थ की पंचम अवस्था क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी इसको BEC भी कहते हैं। क्या कहते हैं? BEC। तो पदार्थ की पंचम अवस्था क्या है? पदार्थ की पंचम अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो इसके बारे में आइंस्टीन पहले भी पता लगा चुके थे, अनुमान लगाकर बता दिए थे। उसके बाद अमेरिका के वैज्ञानिक ने भी कुछ इसके बारे में शोध किया। तो इस चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर में फिर से अगले वीडियो आएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो बिल्कुल आप इसे लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।